Hey everyone, welcome to our channel Ace Bio with Ankita। आज हम सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं एचटेट एस्पिरेंट्स के लिए। आज की जो वीडियो है उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस को कवर अप किया है जो कि मेनली हमारे रहेंगे 2023 एचटेट से। जी हाँ, ये जो क्वेश्चंस है इनकी हेल्प से आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है आपकी कमिंग एचटेट 2025 में, जिससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। किस तरीके से, जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं आपको आइडिया आ जाता है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो किस लेवल तक की आपकी हुई है। आपने कोई टॉपिक कवर किया है या आपको किसी कंसेप्ट की कितनी समझ है, वो आपको कैसे पता चलता है? जब आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आज की सीरीज इसी तरीके से आपको हेल्प करेगी। आपको ये पता चल जाएगा कि आपने जो प्रिपरेशन की है वो कितनी अच्छे से की है, कहाँ आपकी कमियां हैं, क्योंकि कमियां अगर हम पेपर से पहले कवर अप कर ले तो बेटर रहता है। तो आज आप इस वीडियो में बने रहना, ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। इसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस को भी सॉल्व नहीं करने वाले, क्वेश्चन में जो ऑप्शंस होंगे उनको भी हम डिटेल में सॉल्व करेंगे, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी तरीके से आए हम उसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकें। और अगर हम बात करें इस पर जो हमारा एचटेट होने वाला है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो पहले जो वैलिडिटी थी एचटेट की वो सिर्फ 3 इयर्स की थी, और इस बार जो एचटेट होगा और जो इस एचटेट को क्लियर करेगा उसकी वैलिडिटी आपकी लाइफ टाइम की है। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है हमें बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करनी है। नियर अबाउट 30 to 35 डेज रह गए हैं हमारे पास, क्योंकि ऑफिशियल डेट्स आ चुकी हैं फाइनली। ये जो डेट्स है हमारी 26 और 27 ऑफ जुलाई। जी हाँ, आज तारीख हमारी है 19, और आपको जो पेपर का आपकी जो डेट्स है वो है 26 और 27 जुलाई। तो देखिए आपके पास नियर अबाउट 30 to 32 डेज ही हैं मोटा मोटी। तो जो आपको कवर करना है सारे सिलेबस को, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपना सिलेबस कवर अप कर चुके हैं और अब आप सिर्फ रिविजन क्लासेस ढूंढ रहे हैं, रिविजन प्रैक्टिस अपने रहे हैं। तो ये जो वीडियो है वो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगी कौन सी वो इम्पोर्टेंट बुक्स है जहां से आपको अपने सिलेबस को कवर अप करना है, या कहां से आपको अपनी प्रैक्टिस सीरीज लगानी है। ठीक है, और जब हम क्वेश्चंस को कर रहे होंगे तो वो भी आपको मैं मेथड्स बताऊंगी कि किस तरीके से आपको अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो प्लीज बहुत ध्यान से, बहुत ही एनर्जी के साथ आपको बैठना है, एकदम फोकस्ड रहना है, क्योंकि ये वीडियो हम ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो में फिर बोर्डम आ जाता है। तो हम बहुत ही मीडियम रेंज की हम इस वीडियो को बनाएंगे, लेकिन हम जितना जल्दी हो सकता है हम चीजों को कवर अप भी करेंगे, लेकिन डिटेल में। ठीक है, प्लस मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, जब आप इस वीडियो को सुनते हैं या जब आप इस वीडियो को देखते हैं तो प्लीज अपने हाथ में एक पेन और अपने हाथ में एक नोटबुक आप अपने साथ लेके बैठें। जो भी आपको की पॉइंट्स लगता है या इम्पोर्टेंट आपको कोई भी कंसेप्ट लगता है, प्लीज आप उसको नोट डाउन करते हुए चले, प्लीज। क्योंकि आपका काम सिर्फ सुनना ही नहीं है, आपको चीजों को लर्न भी करना है, क्योंकि आपको नेक्स्ट मंथ ही आपको पेपर देना है। तो सिर्फ सुन लेने से आपको चीजें इतनी क्लियर नहीं होंगी जब तक आप अपने खुद हाथों से चीजों को नहीं लिखेंगे और उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। क्योंकि जब आप दोबारा से इस वीडियो के लिए रिवीजन के लिए जाएंगे तो अपने हाथ से लिखी हुई जो आपकी की पॉइंट्स है ना, वो आपको और जल्दी से याद होगी, जल्दी से लर्न होगी, और फिर जब एग्जाम में बैठेंगे ना आपको चीजें याद आएंगी। हाँ, कि मैंने ये रिवाइज किया था, मैंने ये लर्न किया था, और ये बहुत अच्छी टेक्निक होती है। तो प्लीज जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, एचटेट एस्पिरेंट्स हैं, मुझसे छोटे हैं, मुझसे बड़े हैं, जो भी हैं, प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट मान लीजिए या मेरी एडवाइस मान लीजिए। प्लीज आप अपने साथ अपनी रफ नोटबुक और अपनी बुक्स आप अपने साथ लेकर बैठें, अपनी पेन पेंसिल साथ लेकर बैठे और चीजों को नोट डाउन करते हुए चलें। सेकेंड थिंग, अब आप चाहेंगे कि आपको जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं या फिर जो भी आपके नोट्स हैं या फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपको कहाँ से मिलेंगे? तो मेरा ही एक चैनल है एस बायो विद अंकिता, टेलीग्राम पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज आप उसको फॉलो करें, उस पर जितनी भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, जितनी भी लेटेस्ट नोटिस होते हैं वो आपको वहां मिलेंगी।
साथ में जो भी हम क्लास अटेंड करेंगे, जो भी हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, वो सभी क्वेश्चन ओरिजिनल फॉर्म में, जो हमारा ओरिजिनल पेपर था 2023 का, वो भी आपको चैनल पर ही मिलेगा। सो प्लीज चीजों को फॉलो कीजिए, उनको डाउनलोड करके आप प्लीज उसकी हार्ड कॉपी निकलवाइए। सॉफ्ट कॉपी में पढ़ना ठीक है, हो जाती हैं चीजें, बट अभी टाइम नहीं है हम चीजों को बहुत इजी उसमें लें। ठीक है, अभी टाइम है कि हमें बहुत ज्यादा अपने प्रिपरेशन को बूस्ट अप करना है, तो उसके लिए प्लीज चीजों की हार्ड कॉपी अपने पास रखें और जितना हो सकता है अपना प्रैक्टिस कीजिए। रीजन क्योंकि हमारा जो पेपर है, हमारा पेपर है ऑफलाइन। ठीक है, ऑनलाइन होता तो मैं आपको सजेस्ट करती कि आप प्लीज अपनी स्क्रीन के साथ अपनी प्रैक्टिस करें, बट अभी हमारा पेपर ही ऑफलाइन है, तो जब तक आपके हाथ में पेन पेंसिल नहीं होगा, पेपर नहीं होगा, तो आपकी स्पीड नहीं बनेगी। ठीक है, और हमें 90 प्लस 60 150 क्वेश्चंस को कवर करना है 3 घंटे के अंदर। ठीक है, तो प्लीज ये एडवाइस मानिए, रिक्वेस्ट मानिए, आप चीजों की हार्ड कॉपी लें, जो भी आपको नोट्स मिलते हैं, क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, आप उनको पढ़ें, आप उनको जो भी उसके इम्पोर्टेंट मार्क्स हैं उसके अंदर जो भी इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हैं आप उसको लिखें। ठीक है, और फिर आप उन चीजों की प्रैक्टिस करें। ठीक है, हम टाइमली मिलते रहेंगे। ठीक है, टाइमली आपकी वीडियोस आती रहेंगी और हम अपनी प्रैक्टिस जारी रखेंगे। ठीक है, तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए हम अपनी आज की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज की जो सीरीज है वो हमारी मेनली 2023 ईयर की ही है, लेवल 3 के लिए है, पीजीटी बायोलॉजी के लिए है। ठीक है, तो जितने भी बायोलॉजी एस्पिरेंट्स हैं प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो सच में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, ट्रस्ट मी। ठीक है, तो आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार जितना हो सकता है आप इसको सुनिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजों को नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी सीरीज विदाउट एनी डिले। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपको पता है ना, जितने भी हमारे एचटेट एस्पिरेंट्स हैं जो फ्रेश हैं, है ना, जो फर्स्ट टाइम ये पेपर देने वाले हैं, मैं उनको बता दूं, कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो अभी बीएड परस्यूइंग है और वो भी इस एग्जाम में बैठेंगे ये चेक करने के लिए कि उनकी प्रिपरेशन किस लेवल तक की है या फिर क्या लेवल आता है पेपर का। तो मैं आपको बताऊं, ये जो क्वेश्चंस है ना, मैंने एज इट इज कॉपी पेस्ट किया है अपने जो अपना पेपर था ओरिजिनल पेपर, उससे मैंने क्वेश्चन की नंबरिंग की सीरीज भी चेंज नहीं की है, इसलिए ताकि जब आप पेपर में बैठें तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ सके कि हाँ हम इस चीज की तैयारी ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अब ये बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, तो हम एज इट इज ही प्रिपरेशन करेंगे और आपको ओरिजिनल पेपर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट। Yes, our first question is heterocysts are the cells present in। जो heterocyst cells हैं वो कहाँ present होती हैं? तो heterocyst cells कौन सी cells होती हैं? heterocyst cells हमारी बैक्टीरिया के अंदर present होती हैं। ठीक है, और ये जो cells हैं बच्चों, ये cells help करती हैं नाइट्रोजन को फिक्स करने में। जी हाँ, ये जो सेल्स हैं ये नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं। किस लिए? क्या मतलब है नाइट्रोजन फिक्सेशन का? हमें ये पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन जो N2 है वो अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट है, लेकिन इस नाइट्रोजन को हम डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं कर सकते, डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना तो प्लांट्स ना एनिमल्स। तो क्या करना पड़ता है? हमारे सराउंडिंग में, हमारे नेचर में कुछ ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं जो इस नाइट्रोजन को क्या करते हैं? फिक्स करते हैं। फिक्स का मतलब कन्वर्ट करते हैं किसमें? यूजेबल फॉर्म में। जैसे कि अगर हम नाइट्रोजन को फिक्स कर दें और इससे हम क्या बना दें? अमोनिया। तो अमोनिया को हम बहुत इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स भी क्या कर सकते हैं? इस अमोनिया को इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब हम प्लांट्स को हम कंज्यूम करेंगे तो नाइट्रोजन भी हम क्या कर लेंगे? इनटेक कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारे बैक्टीरियाज हैं ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। और इन्हीं नाइट्रोजन के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? हमारी हेटेरोसिस्ट सेल्स। ये एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देती हैं जिसकी हेल्प से क्या हो जाता है? बैक्टीरिया बहुत इजीली नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है। ठीक है, तो आई थिंक क्वेश्चन आपको क्लियर है क्या कहना चाह रहा है। अब ऑप्शंस देख लेते हैं क्या है हमारे पास। ओके, सो नंबर 1 नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, पहला ही ऑप्शन हमें मिल गया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया।
लेकिन हम आगे भी चेक कर लेते हैं, हमें जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी क्वेश्चन को करने में, हमारे पास बहुत टाइम होता है। अगर आपने प्रिपरेशन की है ना तो आप बहुत इजीली और बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। मैं फिर कह रही हूँ, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। जब तक आप चारों के चारों ऑप्शंस को आप देख ना लें, उनको अच्छे से चेक ना कर लें, उससे पहले आप किसी भी आंसर को फिल नहीं करेंगे ओएमआर शीट के अंदर, ठीक है। पहले चारों को चेक करते हैं, देखते हैं, क्या पता उससे भी बेटर आंसर हमें मिल जाए, ठीक है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि बिल्कुल जैसे मिलते हुए आंसर्स भी हमें मिलेंगे, हमें लगेगा कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। उसमें से हमें क्या निकालना है, बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट, ठीक है। हमें बेस्ट आंसर ढूंढना होता है और यही हम मार खा जाते हैं जब हमारे पास 4 या 5 ऑप्शंस होते हैं ना, उसमें से वो एकदम एग्जैक्ट वाला हम पेपर देकर आते हैं, हमें लगता है कि बहुत अच्छे से हमने किया, जब रिजल्ट आता है तो हमें रिजल्ट नहीं मिलता। रीजन, हमें लगता है कि हम सब बहुत अच्छा करके लेकर आए, लेकिन ये चारों ऑप्शंस इतने सिमिलर होते हैं कि हमें लगता है कि चारों ऑप्शन है और उनमें से भी हमें क्या ढूंढना होता है, बेस्ट ढूंढना होता है, ठीक है। तो चलिए अब एक बार चारों ऑप्शंस चेक करते हैं, फिर हम अपना आंसर फाइनल करेंगे, उसके बाद हम अपना आंसर को लॉक करेंगे, ठीक है। तो नंबर 1 इज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ट्रू, लेकिन इसको हम होल्ड ऑन करते हैं और नेक्स्ट हम अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं। नंबर 2 इज फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, इट मे बी, ये भी हो सकता है ना। थर्ड, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, नहीं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है। नंबर 4 इज हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, इनमें भी नहीं होती है। तो 2 निकल कर आए, लेकिन इन 2 में से भी हमारे पास बेस्ट आंसर कौन है जो बिल्कुल टू द पॉइंट है, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो फर्स्ट का आंसर हो गया हमारा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इस तरीके से आपको करते हुए चलना है, चारों ऑप्शंस को आपको एनालाइज करना है, आफ्टर एनालाइजेशन आप अपने आंसर को फाइनल करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है which one is not part of spliceosome। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, हमें क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन गलत पढ़ दिया और उसका आंसर भी हमने गलत कर दिया तो हमारा स्कोर नहीं आएगा, है ना। सो which one is not part, क्या है क्वेश्चन में, नॉट पार्ट। नॉट, देखिए एचटेट का जो पैटर्न है ना पेपर का, उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको यही मिलेगा, नॉट पार्ट, है ना। Which one of the following is not, नॉट करके आपको मिलेगा, कौन सा नहीं है, मतलब 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से कौन सा नहीं है ये पूछ लेंगे, ठीक है। मतलब हमें बाकी प्रॉपर्टीज उसकी पता होनी चाहिए, तभी हम जो नहीं है वो बता पाएंगे। तो हमें चीजों को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि हम ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस को हम कवर अप कर सके, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। Which one is not part of the spliceosome? Now the question is what is spliceosome? पहले ये पता होना चाहिए। तो स्प्लाइजोसोम क्या है? स्प्लाइजोसोम एक कॉम्प्लेक्स है जो क्या करता है, हमें ये पता है कि जो हमारा प्रीमेच्योर एमआरएनए होता है उसके अंदर हमारे पास 2 तरीके के सीक्वेंसेस होते हैं। कैसे सीक्वेंस? नंबर 1 एक होता है हमारे पास कोडिंग सीक्वेंस, ठीक है, और नंबर 2 एक होता है हमारे पास नॉन कोडिंग सीक्वेंस, ठीक है। कोडिंग सीक्वेंस कौन से होते हैं? कोडिंग सीक्वेंस होते हैं हमारे पास एक्सॉन्स, याद आ रहा है कुछ ऐसा हमने कुछ पढ़ा है, हाँ। नॉन कोडिंग सीक्वेंस कौन होते हैं? इंट्रॉन्स, ठीक है। तो ये जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं इंट्रॉन्स, इनकी हमें नीड नहीं होती है, ठीक है। जब हम एमआरएनए से आगे प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, तब हमें इनकी नीड नहीं होती है। तो हमें इनको क्या करना पड़ता है, हमारे पास ये प्रेजेंट होते हैं, है ना, ऐसे हाईलाइटेड होते हैं, अलग प्रेजेंट होते हैं। तो इंट्रॉन्स को हमें कट करना होता है, इनकी स्प्लिसिंग करनी होती है। तो इनकी स्प्लिसिंग कौन करेगा? स्प्लाइसोसोम करेगा, ठीक है। हमारा स्प्लाइसोसोम करता है। तो क्वेश्चन में है कि कौन सा इनमें से स्प्लाइसोसोम का पार्ट नहीं है। तो ऑप्शंस चेक करते हैं। नंबर 1 प्रीमेच्योर एमआरएनए, इसी पे तो काम होगा, है ना। नंबर 2 5 टाइप्स ऑफ एसएनआरएनए। व्हाट इज एसएनआरएनए? स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, ये भी होगा। थर्ड है नॉन एसएनआरपी स्प्लिसिंग फैक्टर्स, ये भी होंगे। राइबोजाइम प्रेजेंट नहीं होता है और हमसे पूछा क्या है? नॉट पार्ट। तो यही क्या हो गया हमारा
आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन अ हेल्दी इंडिविजुअल्स कार्डियक साइकिल। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही स्कोरिंग होते हैं और ये डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। हमें ये पता है कि ये इसकी वैल्यू अगर हमें पता है तो ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ठीक होगा और हमारे मार्क्स कटने के चांसेस कम हो जाते हैं, है ना। तो इस तरह का डाटा हमें ये पता चलता है कि इस तरह के डाटा हमें अच्छे से लर्न करने हैं, ठीक है। सो स्ट्रोक वॉल्यूम समझते हैं कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है। हार्ट बना लेते हैं ब्लॉक डायग्राम में ऐसा, ठीक है। दिस इज अवर राइट साइड, दिस इज अवर लेफ्ट। पता है ना, जब हम डायग्राम बनाते हैं तो राइट हमारी इधर होती है, लेफ्ट हमारी इधर होती है। नाउ दीज टू आर ऑरिकल्स एंड दीज टू आर वेंट्रिकल्स। आई होप इतना आप सबको पता होगा, ठीक है। नाउ हमें ये पता है कि हमारे पास जब ब्लड आता है तो सबसे पहले वो ऑरिकल के अंदर एंटर करता है, ऑरिकल के बाद वो वेंट्रिकल में जाता है, वेंट्रिकल से हमारे पास ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है हमारा, राइट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, हमारे फर्दर बॉडी पार्ट्स में। पता है सबको, राइट। तो ये जो ब्लड यहां से आया लेफ्ट वेंट्रिकल से, जो वॉल्यूम ब्लड की आउट हुई कहां पर, बॉडी पार्ट्स में, इस वॉल्यूम को हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। तो ये जो अब हमें ये पता है प्रेशर के साथ जो ब्लड आता है ऑरिकल से, क्योंकि हार्ट क्या करता है, पंप करता है, तो ऑरिकल से पंप हुआ, प्रेशर हुआ, कहां गया, वेंट्रिकल के अंदर। वेंट्रिकल में भी क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कहां आएगा ब्लड, नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये वॉल्यूम रिलीज आउट हुआ तो ये वॉल्यूम बना हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम, और इसकी वैल्यू फिक्स होती है किसके अंदर, एक हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर। कितनी होती है, इट इज नियर अबाउट 70 ml। तो एक बारी में 70 ml जो आपका ब्लड है वो निकलता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, कहा जाता है आपके बॉडी पार्ट्स में। तो ये आपको लर्न करना है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन सच में बहुत स्कोरिंग होते हैं, तो इस तरह का जितना भी आपका डाटा है तो प्लीज आप अच्छे से उसको कवर करें। ओके, नेक्स्ट, प्रिडिक्ट इफ अ प्रोटीन मॉलिक्यूल हैव अ सीक्वेंस। एक प्रोटीन मॉलिक्यूल आपको गिवन है, ठीक है, उसमें एक सीक्वेंस है अमीनो एसिड्स का जो कि आपको गिवन है, ये रहा, ठीक है। MET stands for methionine, PHE stands for phenylalanine and SCR stands for serine, ठीक है। तो ये आपको क्या गिवन है, एक सीक्वेंस गिवन है अमीनो एसिड्स का। क्वेश्चन क्या है, व्हाट मे बी द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन जेनेटिक कोड ऑफ mRNA। अब आपसे ये पूछा है कि ये जो गिवन सीक्वेंस है अमीनो एसिड्स का, इसमें न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस क्या रहेगा, ठीक है। तो ये भी हमें लर्न करना है, हमें पता होना चाहिए कि मेथियोनिन के लिए क्या कोडिंग होती है, फिनाइलएलानिन के लिए क्या कोडिंग है, सेरिन के लिए क्या कोडिंग है, ठीक है। सो मेथियोनिन के लिए होती है AUG, किसके लिए है ये, मेथियोनिन के लिए। फिनाइलएलानिन के लिए होती है UUU, ठीक है, पता है ना। A stands for adenine, U stands for uracil, G stands for guanosine, okay, U again stands for uracil। तो ये किसके लिए होता है हमारा, फिनाइलएलानिन। एंड सीरिन के लिए होता है हमारे पास UCU, ये हो गया हमारा सीरिन के लिए, ठीक है। तो हमें ये निकालना है AUG। देख लेते हैं ऑप्शंस में कहा है हमारे पास, AUG, UU। तो देखो ये कट हो गया, तुम्हारा पहले कट हो गया ऑप्शन, ठीक है। सेकंड हमारे पास हमें ढूंढना है UUU। नाउ UU ये भी हमारा कट हो गया, टेक्स्ट UU, हाँ ये हमें मिल गया। UUC ये भी क्या हो गया, हमारा कट हो गया। तो तीन ऑप्शंस तो हमारे कट ही हो गए, मींस आंसर तो हमें मिल चुका है, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं क्या थर्ड ऑप्शन वही है। सेकंड के लिए UCU मिल गया, तीनों मिल गए, तो सेकंड हो गया हमारा राइट आंसर। अब देखिए ये जब मैंने क्वेश्चन किया कैसे, कि मैंने यूज किया एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड कैसे, मुझे ये पता था कि ये इसका आंसर है, ठीक है, तो मैंने ऑप्शंस से अप्रोच किया। कैसे, मैं चेक करती गई, ये AUG है, AUG है, UUU, मतलब ये तो नहीं हो सकता, तो मैंने इस ऑप्शन को क्या कर दिया, एलिमिनेट। तो जब मैं ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हुए चलूंगी तो मैं ऑटोमेटिक कहां पहुंच गई, मेरे करेक्ट ऑप्शन के पास। तो आपको भी इसी तरीके से क्या करते हुए चलना है, आपको रॉन्ग ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए चलना है,
जिसकी हेल्प से आप कहां पहुंच जाएंगे, करेक्ट ऑप्शन की तरफ पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज ओके। अब हमारे पास आ गया है स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, एक आपको स्टेटमेंट गिवन होती है और एक आपको एक्सप्लेनेशन गिवन होती है। स्टेटमेंट भी आपको चेक करनी होती है। देखो ऑप्शंस की तरफ देखो क्या गिवन है, क्या ये स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेशन दोनों करेक्ट है या नहीं है, या सिर्फ स्टेटमेंट करेक्ट है एक्सप्लेनेशन रॉन्ग है, तो ये आपको चेक करना होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पहले। इन ह्यूमन आई की बात है, ह्यूमन फिजियोलॉजी से हमारा ये आया है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉन्स। आपको पता है ना कि ह्यूमन आई में हमारे पास 2 तरीके से सेल्स होती हैं, रॉड सेल्स एंड कॉन सेल्स। कॉन सेल्स हमारी कलर्स के लिए होती हैं और रॉड सेल्स हमारी इंटेंसिटी के लिए होती हैं, राइट। तो 3 टाइप की कॉन सेल्स हैं which possess their own characteristic photopigment that respond to red, green and blue light। बिल्कुल सही बात है, हमें पता है कि जो कॉन सेल्स होती हैं वो यही 3 कलर हमें देती हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। एक्सप्लेनेशन चेक कर लेते हैं। When these cones are stimulated, equally a sensation of white light is produced। बिल्कुल सही। कैसे, हमें ये पता है, देखो जब हम प्रिज्म वाला भी करते हैं हमें ये पता है कि हमारे पास 7 कलर्स होते हैं विबग्योर। तो जब हम 7 कलर्स को कंबाइन करते हैं, प्रिज्म से पास करते हैं, तो हमें ये पता है कि जब वो 7 लाइट्स पास करती हैं तो 1 लाइट प्रोड्यूस होती है, दैट इज व्हाइट। पता है, सेम ऐसे यहाँ पर होता है। ठीक है, जब ये तीनों कलर्स कौन कौन से, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, जब ये तीनों कलर्स मिलते हैं तो 1 लाइट प्रोड्यूस होती है, दैट इज व्हाइट लाइट। तो दोनों करेक्ट हो गए, स्टेटमेंट भी और एक्सप्लेनेशन भी। चुन लेते हैं हमारा ऑप्शन। फर्स्ट चेक करते हैं, स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन आर ट्रू। अरे मिल गया, पहला ही ऑप्शन हमें मिल गया, सो इट इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट। देखो जो क्वेश्चंस अगर आप देख रहे हैं, जो क्वेश्चंस का लेवल है वो इतना डिफिकल्ट नहीं है, है ना, डायरेक्ट हमारे एनसीईआरटी बेस्ड है। तो जब ऐसे सब पूछते रहते हैं ना एस्पिरेंट्स की कहाँ से पढ़े, आंसर आपके सामने है। जब आप PYQs लगाते हैं, जब आप क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करते हैं, आपको खुद पता चल जाता है कि कहाँ से पढ़ना है। इतनी बड़ी बड़ी बुक्स आती है, यहाँ से करो वहां से करो, नो। ओनली एंड ओनली जो आपका एनसीईआरटी है ये ब्रह्मास्त्र है। सच में ये ब्रह्मास्त्र। आप कोई भी पेपर देना है, चाहे आपका नीट है या एब्स्ट्रैक्ट है या आपका KVS है, कोई भी आपका एग्जाम है, एनसीईआरटी इज द ओनली सॉल्यूशन। आप एनसीईआरटी को इतने अच्छे से कवर अप करिए, इतने अच्छे से कवर अप कीजिए, आपका कोई भी टेस्ट होगा आप बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट के लिए। सच में। तो यहाँ वहां से वीडियो भी सुनकर कि ये पढ़ लीजिए, यहाँ से नोट्स, वहां से नोट्स, नो। द ओनली एंड ओनली सॉल्यूशन इज योर एनसीईआरटी बुक्स। ओके, उनको बहुत अच्छे से करिए, 1 बार 2 बार 3 बार। कहते हैं ना कि कंटेंट मतलब कितना ज्यादा पढ़े नहीं, क्वालिटी जो आप पढ़ रहे हैं वो आप उनको बार बार पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, लेकिन उनको इतना अच्छे से कर लीजिए कि कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आता है आप उनको बहुत इजीली आप उनको कर सकते हैं। और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। क्या होगा कि एक आधा क्वेश्चन आपको दाएं बाएं से दे देते हैं, क्योंकि वो हर बार मिलता ही मिलता है। आप किसी भी पेपर में जाएंगे तो एक आधा क्वेश्चन आपको जरूर, मे बी 2 से 3 क्वेश्चन भी मिले जो आप थोड़ा सा हायर लेवल से पूछ लेते हैं, एनसीईआरटी से आउटर का पूछ लेते हैं, आपको मिलेंगे अभी। लेकिन मेजॉरिटी सेक्शन आपको कहाँ से मिला, एनसीईआरटी से। तो हमें दाएं बाएं क्यों जाना है, हमारे पास वो 2 बुक्स हैं 11th और 12th की, उन्हीं को कवर अप करना है। जब हमारी सीरीज खत्म होगी तो मैं खुद आपको बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी है वो कंप्लीट कवर अप करवाऊंगी। ठीक है, तो पहले हम ये सीरीज कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम अपना क्विक रिविजन भी करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट। म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज आर treated with the म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, जिसको हम और भी क्या कहते हैं, माल्ट। याद आया है ना। तो जो म्यूकोसा है ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है बॉडी में, ये आपका क्वेश्चन है। कितना इजी है, म्यूकोसा सबको पता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, नोज में भी हमारे पास क्या होता है, म्यूकोसा प्रेजेंट होता है। जब हम रेस्पायर करते हैं तो क्या होता है, जो एक्सटर्नल में जो भी हमारा डस्ट है, पॉल्यूटेंट्स है, वो बॉडी में ना जाए तो बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है, जो कि आपकी
बॉडी को प्रोटेक्ट करता है ना, आपके लंग्स को, आपके जो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स उनको प्रोटेक्ट करता है, तो वहां भी म्यूकोसा प्रेजेंट है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, आप खाना खाते हैं, खाना खाते खाते वो किसी ऑर्गन में अटक ना जाए, एलिमेंट्री कैनाल में कहीं अटक ना जाए, तो वहां भी क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकोसा प्रेजेंट होता है। जेनिटल, आपके जेनिटल एरिया में भी क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकोसा होता है। किस लिए, ताकि जो भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस ना हो, ऑर्गन्स आपस में रगड़ ना खाएं, इसलिए हमारे पास क्या, किसकी लाइनिंग होती है, म्यूकोसा की लाइनिंग होती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा कि कहाँ प्रेजेंट है, आपके सामने है। लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी, यस। लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव, यस। लाइनिंग ऑफ यूरिनोजेनिटल, यस। और ऑप्शंस आर करेक्ट, मिल गया हमें आंसर। ओके, तो कितने इजी है। अगर आपने सच में, अगर आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से की है ना, तो ये पेपर आपके लिए बहुत इजी है, बहुत इजी। नेक्स्ट, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है। मेटल एज अ कैटालिटिक कन्वर्टर इन ऑटोमोबाइल्स इज, क्या है क्वेश्चन। हमें ये पता है कि जो भी हमारी कार्स होती हैं, है ना, ऐसी बनाई गंदी सी, ठीक है, तो जो भी हमारी कार्स होती हैं, हमें पता है ये क्या रिलीज करती है, हमारे पास पॉल्यूटेंट्स रिलीज करती है, पता है बहुत अच्छे से। क्या क्या होता है उसमें, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, है ना, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होते हैं, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं। पता है कि ये सारी चीजें क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, बहुत ज्यादा डेंजरस है, ठीक है। अब जब हमें ये पता है कि ये चीजें डायरेक्ट नेचर में जाएंगी तो ये हार्म पहुंचाएंगी, ठीक है, तो क्या हम उनको डायरेक्ट ऐसे बाहर रिलीज आउट कर देंगे, नो। तो जितनी भी हमारी ऑटोमोबाइल, जितनी भी हमारी गाड़ियां होती हैं, जितने हमारे बाइक्स वगैरह होते हैं, इन सब में क्या होता है, इनके अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर्स होते हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर्स क्या करते हैं, इन पॉल्यूटेंट्स को, ये जो भी हमारा हाइड्रोकार्बन्स और जो भी हमारे नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स जो रिलीज हो रहे हैं, इनको कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें कन्वर्ट करते हैं, लेस हार्मफुल में, ठीक है, ऐसी गैसेस में कन्वर्ट कर देंगे जो कि लेस हार्मफुल होंगी, जैसे कि हमारे हाइड्रोकार्बन्स को कन्वर्ट कर देंगे वाटर में, या फिर हमारे CO2 में, ठीक है, इन चीजों में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये चीजें हमारे नेचर के लिए हार्मफुल नहीं है। CO2 मानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग कोज करता है, लेकिन अगर डायरेक्ट मान लीजिए हाइड्रोकार्बन्स या फिर हमारे CO निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो ज्यादा डेंजरस है, ठीक है, तो ये इसको लेस हार्मफुल में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है, तो नाम ही हो गया कैटालिटिक कन्वर्टर। तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि वो जो कन्वर्टर होते हैं वो कौन से मेटल के बने हुए होते हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है हमारे एनसीईआरटी से। सो प्लैटिनम, palladium, rhodium, all options are correct. Yes, the answer is all options are correct. वो प्लैटिनम से भी बन सकता है, पैलेडियम से भी, और हमारा रोडियम से। तो तीनों ही चीजों से हम क्या करते हैं, हमारे कैटालिटिक कन्वर्टर्स को बनाते हैं, ठीक है। चलिए, क्या आपको ये क्वेश्चंस करने के बाद थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ हमारी प्रिपरेशन कैसी है और कैसी नहीं, आइडिया आ जाएगा आप सबको, ठीक है। नेक्स्ट, Which of the following is a polycarpic plant? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। What is polycarpic plants? जनरली हमारे पास दो तरीके के प्लांट्स होते हैं, ठीक है, कितने तरह के, दो तरीके के। कौन से, नंबर 1 मोनोकार्पिक। इस पेन से लिखना ना थोड़ा सा राइटिंग बहुत गंदी आ रही है, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक। देखो साइंस के अंदर ना बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग उनके नाम में छिपा होता है, जैसे कि मोनोकार्पिक, मोनोकार्पिक, मोनो 1, पॉलीकार्पिक, पॉली मीन्स मेनी, राइट, 1। ऐसे प्लांट्स जो कि लाइफ में एक ही बार क्या करते हैं, फ्लावरिंग करते हैं। क्या समझे, जैसे कि आपने देखा है, आप वीट को ग्रो करते हैं ना, हमारे खेतों में आप वीट ग्रो करते हैं। आपने वीट ग्रो करी, ठीक है, वीट ग्रो की, सीड्स आए, ये पककर तैयार होगी, आपने इनको क्या कर दिया, हार्वेस्ट कर दिया, काट दिया, इनकी कटाई कर दी और उनको यूज कर लिया। ऐसा ही करते हैं। एक मैं एग्जांपल लेती हूँ, ये है मेरे पास एक आम का पेड़, मैंगो ट्री मैंने लिया है, आम इसके चुके हैं, ठीक है, आम फूल आए,
आम लगे, आपने इन पके हुए आमों को क्या कर लिया, कट कर लिया, तोड़ लिया, ठीक है। फिर से क्या होगा, अगले साल फिर से क्या होता है, इसी पेड़ पर क्या लग जाएंगे, फिर से आम लग जाएंगे। फिर से क्या किया, तोड़ लिया, अगले साल फिर से क्या होगा, आम लगेंगे, आप फिर से में तोड़ोगे और खा। कहने का मतलब एक ही पेड़ है जो क्या कर रहा है, बार बार हमें फ्रूट्स दे रहा है। एक ही पेड़ एक ही बार लगाया और क्या कर रहा है, बार बार हमें फ्रूट्स दिए जा रहे हैं। लेकिन जैसे वीट था, वीट के केस में क्या हुआ, एक ही बार ग्रो की थी, पूरी हमने पकी, ये पक गई, रेडी हो गई, उसके बाद हमने इसकी क्या कर दी, पूरे की कटाई कर दी। अगली बार फिर से हमें चाहिए होगा तो अगले सीजन में हम फिर से क्या करते हैं, पता है ना, प्लॉइंग करके पूरा लेवलिंग वगैरह करके हमारा जो भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं, उसके बाद हम फिर से क्या करते हैं, एक नया प्लांट ग्रो करते हैं, प्लांट ही नया ग्रो करते हैं, फिर उस पर फ्लावरिंग आती है, फिर उसको कट कर देते हैं। तो मतलब हमारे पास दो तरीके के प्लांट्स हो गए, मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक। तो जो वीट था वो किसका एग्जाम्पल था, मोनोकार्पिक का। एक बार हमने प्लांट ग्रो किया, उसमें क्या बन गई, फ्लावरिंग और हमारा फ्रूट, उसके बाद उसकी लाइफ खत्म। पॉलीकार्पिक में प्लांट रिमेन्स द सेम, प्लांट सेम था, लेकिन उसके जो फ्लावरिंग और फ्रूट्स थी वो क्या कर रही थी, हर बार हर सीजन में नई आ रही थी, उसको हम यूज कर रहे थे। तो ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं पॉलीकार्पिक। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीकार्पिक प्लांट। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा पॉलीकार्पिक प्लांट है। सो देखते हैं, बैम्बू। बैम्बू आपको पता है कि 10 से 12 साल में जाकर 10 से 12 साल तक वो ग्रो करता है, और उसके बाद 10 से 12 साल के बाद इसमें क्या आती है, फ्लावरिंग आती है। तो क्या ये पॉलीकार्पिक का एग्जाम्पल है, नहीं, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ मोनोकार्पिक। सनफ्लावर, एक ही बार एक ही फूल आता है, कंप्लीट ग्रो करता है, उसके पेटल्स झड़ जाते हैं, पूरा फूल झड़ जाता है, ठीक है। पी, मटर, मटर आप उगाते हैं, खाते हैं, खत्म, ठीक है, पौधा खत्म। पियर, पियर जो है वो आपका एग्जाम्पल है पॉलीकार्पिक प्लांट का। और बताइए पॉलीकार्पिक, तो बहुत इजी है पॉलीकार्पिक बताना। एप्पल, मैंगो, है ना, गुआवा, ये सब किसके एग्जाम्पल है, पॉलीकार्पिक प्लांट के, राइट। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर चीजें आपने पढ़ी हैं तो मैं आपको बता दूं कि एग्जाम्पल से भी ना, जितनी आपकी एग्जाम्पल है बुक्स में, चाहे वो प्लांट से हो, एनिमल से हो, किसी भी चैप्टर में एग्जाम्पल से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरिल इज, एरिल क्या है। सो एरिल क्या है, आपने देखा है कोई भी फ्रूट है, मान लीजिए इस फ्रूट के अंदर आपके पास क्या है, ये सीड, ठीक है। आप हम अभी लीची का सीजन चल रहा है, लीची ले लेते हैं, ठीक है। ऐसी होती है लीची, सर्कल से बाहर से, है ना, अंदर उसके बड़ा सा सीड होता है, इधर आप उसको ऐसे रिमूव करके तोड़ के खाते हैं, काट के ऐसे। ये क्या होता है हमारा, फ्यूनिकल, ठीक है, साइंस की टर्म में बात करेंगे, फ्यूनिकल, ये क्या है हमारा, फ्यूनिकल, ठीक है। तो आपको ये पता है कि सीड और ये बाहर का छिलका, बाहर का लाल लाल छिलका होता है, और अंदर आपका डार्क ब्राउन कलर का क्या प्रेजेंट होता है, सीड प्रेजेंट होता है। आप जब इस छिलके को उतारते हैं तो अंदर से जो फ्लैश होता है, ठीक है, जो फ्लैशी होता है आपका, वो कैसा कलर का निकलता है, व्हाइट कलर का, पता है। अब क्या होता है, इस सीड के आउटर में भी क्या होती है, एक सीड की कोटिंग होती है, जिसको हम इंटेग्यूमेंट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट्स। तो इन इंटेग्यूमेंट्स की भी क्या होती है, आउटग्रोथ होती है, वो बाहर ग्रो करता है, जो आप ऐसे देखते हैं, ठीक है। प्लस इस फ्यूनिकल से भी क्या निकलती है, एक आउटग्रोथ निकलती है, और आप इसको क्या करते हो, खाते हो। लीची के केस में दोनों चीजें हैं, आप सीड की जो इंटेग्यूमेंट है, उसकी जो आउटग्रोथ है, आप उसको भी कंज्यूम कर रहे हैं, और जो फ्यूनिकल की आउटग्रोथ थी उसको भी आप क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, जब आपने ये इंटेग्यूमेंट आपने कंज्यूम की, प्लस आपने जो फ्यूनिकल की आउटग्रोथ को भी क्या किया, कंज्यूम किया, इसको, इस पार्ट को हम बोलते हैं एरिल। किसको बोला हमने, एरिल, फ्यूनिकल की आउटग्रोथ को, और जो सीड की जो आउटर ग्रोथ थी, इंटेग्यूमेंट्स थी, इसको भी हम क्या कह रहे हैं, एरिल कह रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चे, इस क्वेश्चन के अंदर ऑब्जेक्शन लगा था, क्योंकि इसके अंदर दो ऑप्शन थे जो करेक्ट थे। पहला इंटेग्यूमेंट्री आउटग्रोथ, इसको भी हम एरिल कहते हैं, और आउटग्रोथ ऑफ द फ्यूनिकल, इसको भी हम एरिल कहते हैं, ठीक है।
परसिस्टेंट लुसेलिस नहीं, आउटग्रोथ ऑफ द माइक्रोपाइल नहीं। ठीक है, तो ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट थे। जिसने भी 1 और 2 किया था उसको मार्क्स मिले थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कई बार ऐसा होता है, हर बार 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं जिसमें ऐसे ऑब्जेक्शन लगता है, तो उसमें डरने की जरूरत नहीं होती कि भाई क्या होगा क्या होगा, ये मार्क्स सबको मिलते हैं। ठीक है, सो डरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, which of the following is not included in application of biotechnology? बायोटेक्नोलॉजी यूनिट है आपकी, बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और अगर आज हम देखें तो हर चीज में बायोटेक्नोलॉजी है, हर चीज में। बायोटेक्नोलॉजी के बहुत सारे फायदे भी हैं और बहुत सारे नुकसान भी हैं, लेकिन हमें तो फायदे पढ़ने हैं, है ना? सही बात है कि नहीं? अच्छा, आप मुझे कमेंट करके बताना कि जो बायोटेक्नोलॉजी है उसके फायदे ज्यादा है, नुकसान ज्यादा है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, ऐसा कौन सा फायदा आपको लगता है इन टर्म्स ऑफ फूड, है ना? फूड के बिना हम नहीं रह सकते, राइट? तो फूड के केस में जो हम बायोटेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज फूड टेक्नोलॉजी, राइट? उसमें आपको क्या फायदे और क्या नुकसान? ठीक है, दोनों ही चीजों का प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। दो कमेंट आप कर सकते हैं ना, कि 2 फायदे क्या है और 2 नुकसान क्या है। ठीक है, तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आप मुझे जरूर बताना कि फूड टेक्नोलॉजी में आपको क्या फायदे लगते हैं, क्या नुकसान लगते हैं। ठीक है, जानना चाहती हूँ मैं भी कि आपकी क्या सोच है। आप साइंस पढ़ते हैं तो साइंस के साथ साथ आपकी सेल्फ अवेयरनेस कितनी है, मैं ये जानना चाहती हूँ। सो प्लीज कमेंट करना। ठीक है, इसके बाद हाँ जी, तो क्वेश्चन पर आते हैं। Which of the following is not included in application of biotechnology? कौन सी इनमें से बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन नहीं है, हमें ये बताना है। कितना आसान है। नंबर 1, टेस्ट टू बेबी, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये बायोटेक्नोलॉजी का, है ना? कि हम टेस्ट टू बेबी के थ्रू क्या करते हैं, हम लोग प्रेगनेंसीज करवाते हैं, राइट? बच्चे पैदा करवाते हैं, तो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। ठीक है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, एप्लीकेशन। नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ क्रिटिकल। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्रिटिकल क्या होता है। एक बार नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। थर्ड है डेवलपिंग अ डीएनए वैक्सीन, जो हम डीएनए की वैक्सीन बनाते हैं, ये भी आपको पता है कि एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी का। जीन थेरेपी, अगेन अ बिग एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब आते हैं, अब ये तो हमें पता चल गया कि ऑप्शन 2 ही इसका आंसर है, लेकिन उसको करने से पहले हम ये जान लें कि क्रिटिकल होता क्या है। ठीक है, क्रिटिकल एक हाइब्रिड है। क्या है क्रिटिकल? एक हाइब्रिड है। किस चीज का? वीट प्लांट प्लस राई। ठीक है, वीट प्लांट और राई का एक हाइब्रिड है जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल। तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ क्रिटिकल है, ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में नहीं आता है, रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस। ठीक है, तो बाकी सब जो है वो हमारे एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के पार्ट हैं, बट ये हमारा नहीं है। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ critical. Okay, yes. Now next, very important question. हर क्वेश्चन में, सॉरी, हर पेपर में, चाहे वो एस्टेट है या फिर आपका नीट है या फिर आपका केईएस है, बायोटेक इंटरेक्शन से आपको क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। तो इसको तो आप स्टार लगा लीजिए। आपको ये सारी की सारी टिप्स पर होनी चाहिए। कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, प्रिडेशन, पैरासिटिज्म, सब कुछ, म्यूचुअलिज्म, सब। ठीक है, सो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है अमेंसलिज्म के बारे में। हमें ये पता है कि जो इंटरेक्शन होती है वो 3 तरीके से होती है। नंबर 1, जिसको हम डिनोट करते हैं प्लस सिंबल से। प्लस का मतलब बेनिफिट, यानी 2 ऑर्गेनिज्म होंगे, नंबर 1 एंड नंबर 2। एक ऑर्गेनिज्म को क्या हो रहा होगा? बेनिफिट हो रहा होगा। और कहीं पर कैसे इंटरेक्शन होगी? किसी ऑर्गेनिज्म को क्या हो रहा होगा? हार्म हो रहा होगा, नुकसान हो रहा होगा। या फिर क्या हो सकता है, एक ऐसे सिचुएशन जहां पर ना तो कोई बेनिफिट हो और ना ही कोई हार्म हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। और न्यूट्रल के लिए हम रिप्रेजेंट करेंगे 0 से। ओके, सो अमेंसलिज्म के केस में क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म को तो पहुंचता है, लेकिन जो दूसरा है उस पर कोई इंपैक्ट नहीं होता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो क्या सिंबल्स बन जाएंगे? नेगेटिव एंड 0। सो फर्स्ट वन इज द आंसर। नेक्स्ट हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट दिस क्वेश्चन ऑल्सो। इसके अंदर हमारे पास मैच द कॉलम है। इन क्वेश्चंस को करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है।
कैसे? जब हम इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं तो हम बहुत क्विक कर पाते हैं। कैसे? हमारे पास कोड्स गिवन है, अगर हमने एक या दो को भी मैच कर दिया तो वही उससे से आंसर मिल जाएगा। कैसे करना है बताती हूँ। सबसे पहले हमारा एडेल्फिस। एडेल्फिस क्या होती है? एडेल्फी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारे फिलामेंट्स तो क्या होते हैं? फ्यूज्ड होते हैं, और एंथर्स क्या होते हैं? फ्री होते हैं। यही आपको चीज लर्न करनी है। एडेल्फिस के अंदर फिलामेंट्स आपके फ्री होते हैं और एंथर्स आपके फ्री होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप इसको आपको कहाँ देखने को मिलेगी ये कंडीशन? हिबिस्कस में, चाइना रोज में। ठीक है, अगर आप हिबिस्कस देखेंगे तो हिबिस्कस के अंदर आपको फिलामेंट्स फ्यूज्ड मिलेंगे और एंथर्स आपको फ्री मिलेंगे, है ना? देख रहे हैं ना, अगर आप रोज देखें तो ऐसे होगा और उसमें से ऐसे निकल रहे होंगे, है ना? इस तरीके से कंडीशन आपको मिलती है, तो उसको बोलते हैं एडेल्फस। उसके बाद अच्छा, अब देखिए, अब मेरे को एक ऑप्शन मिल गया अपना ए का 2 से मेरा मैच हो गया है, तो मेरे जो कोर्स में चेक कर लेती हूँ कैसे कोई कंडीशन है, ऐसा कोई आंसर है जिसमें ए का 2 ऑप्शन हो। तो ए का 2, 2 5 2, देखो इधर मुझे मिल रहा है, इधर मुझे मिल रहा है, ये नहीं है, मैं इसको कट कर दूंगी, है ना? इधर मैं इसको क्या कर दूंगी? कट कर दूंगी। तो मेरे लिए इजी हो गया। कैसे इजी हो गया कि दो ऑप्शंस मेरे एलिमिनेट हो गए हैं, एलिमिनेशन मेथड भी है ये, है ना? और सेकंड, अब मुझे फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में से मुझे सिलेक्ट करना है कि मेरा करेक्ट आंसर कौन सा है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सिनजेनेशियस। अब सिनजेनेशियस कौन सी कंडीशन होती है? इसके अंदर क्या होता है? एंथर्स हमारे फ्यूज्ड होते हैं और फिलामेंट्स हमारे फ्री होते हैं, है ना? अपोजिट हो गया इसका। देखो, फिलामेंट्स इधर हमारे फ्यूज थे, इधर एंथर्स फ्री थे। यहाँ क्या हो गया? एंथर फ्यूज्ड हो गए हैं और फिलामेंट्स क्या हो गए हैं? फ्री हो गए हैं। ये हमें कंडीशन देखने को मिलती है सनफ्लावर के अंदर। कहाँ देखने को मिलती है? सनफ्लावर के अंदर। ठीक है, तो बी का मुझे मिल गया 1, बी का 1, इधर तो 3 है, तो यानी ये भी क्या हो गया है? कट। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो बी का 1 है ना, मिल गया मुझे। नेक्स्ट हमारे पास है, देखो ये वाला देख लीजिए आप, डी पार्ट एपी पेटल्स। पेटल्स को हम और किस नाम से जानते हैं? कोरोला, है ना? तो ये वाली कंडीशन मुझे यहां मिलेगी। और अच्छा, मुझे बताइए स्टेम उसको सॉरी सेपल्स को हम किस नाम से जानते हैं? सेपल्स कैलिक्स। ओके, तो सेपल्स हमारे कैलिक्स है और पेटल्स हमारे कोरोला है। तो एपिपेटल्स में क्या होगा? जो स्टेमन्स होंगे वो किससे अटैच होते हैं? आपके पेटल्स से अटैच होते हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एपिपेटलस। तो डी का फिफ्थ बिल्कुल सही जा रहे हैं, है ना? अब चेक कर लेते हैं क्या सी का 4 है? गाइनोस्टेजियम में क्या होता है हमारे पास? एंथर लॉब्स एंड स्टिग्मा फ्यूज्ड। जो एंथर लॉब्स और स्टिग्मा है वो आपस में क्या होते हैं? फ्यूज्ड होते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट इज सिनेंड्रस। सिनेंड्रस में क्या होता है? फिलामेंट्स और एंथर्स दोनों ही क्या होते हैं? आपस में फ्यूज्ड होते हैं। तो ई का हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3। तो हमें आंसर मिल गया है नंबर 3। ये रहेगा हमारा करेक्ट। ओके, 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ अ लिविंग सेल मेम्ब्रेन। नीचे हमारे पास कुछ फिनोमिनल्स गिवन है जिसमें से हमें ये बताना है कि किसमें लिविंग सेल मेम्ब्रेन की नीड नहीं होती है। ओके, सो नंबर 1 डिफ्यूजन। सबको पता है कि डिफ्यूजन कैसा होता है? हायर कंसंट्रेशन से जब पार्टिकल्स की मूवमेंट कहां होती है? लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, तो उसमें हमारा डिफ्यूजन होता है। कोई मेम्ब्रेन की नीड नहीं है, कोई सेमी परमेबल की नीड नहीं है। क्या होगा सर? जो गैसेस के पार्टिकल्स होंगे हायर कंसंट्रेशन से कहां मूव करेंगे? लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस देखो सबसे बेस्ट एग्जांपल है, हम सबने किया है स्कूल टाइम में भी। हम क्या करते थे, एक हमने बाउल लिया, बाउल के अंदर हमने क्या डाली? किशमिश, रेजिन्स, है ना? रात को क्या किया? पानी में भिगो के रख दिया। सुबह देखा जो हमारी ऐसी ऐसी किशमिश थी वो कैसी हो गई? ऐसे स्वेलअप हो गई, मोटी हो गई। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या हो गया? पानी ने एंटर कर लिया, यानी उसकी वजह से ऑस्मोसिस, राइट? तो ऑस्मोसिस में क्या चाहिए होता है हमें? बाहर की किसमें क्या प्रेजेंट थी? एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी। ऑस्मोसिस के अंदर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का प्रेजेंस होना जरूरी होता है। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन सबको पता है, विद द हेल्प ऑफ एटीपी, है ना? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किसकी हेल्प से होता है? प्रोटीन्स की हेल्प से। तो क्या बच गया हमारे पास? डिफ्यूजन इज द ओनली वन जिसके अंदर हमें किसी भी लिविंग सेल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती है। तो डिफ्यूजन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, मल्टीपल अलील्स आर लोकेटेड ऑन। मल्टीपल अलील्स कहां मिलेंगे? देखो ये है हमारा क्रोमोसोम,
ठीक है। तो जो हमारे अलील्स होते हैं वो इस तरीके से सेम ही लोकेशन पर हमें मिलते हैं। ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग स्कैटर फॉर्म में है या फिर किसी दूसरे क्रोमोसोम पे होंगे, नो, सेम क्रोमोसोम के और सेम लोकस पे ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कौन? मल्टीपल अलील्स। नाउ चेक कर लेते हैं ऑप्शंस क्या है। डिफरेंट लोकाई ऑन सेम, क्या सेम क्रोमोसोम पे डिफरेंट पे होते हैं? नहीं, तो हमने पहले ही मना किया था। रैंडमली ऑन द क्रोमोसोम, कहीं भी बिखरे होंगे क्रोमोसोम के ऊपर? नो। सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ये मिल गया हमें हमारा आंसर। सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, एक ही कंडीशन पे, एक ही लोकेशन पे प्रेजेंट होंगे ऑन अ सिंगल क्रोमेटिड, ये भी क्या हो गया हमारा? रॉन्ग। तो मिल गए हमें हमारे आंसर्स, ठीक है। सेम लोकस ऑफ क्रोमोसोम, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, सो नेक्स्ट, aflatoxin is not produced by, what is aflatoxin now? aflatoxin क्या है? aflatoxin एक टॉक्सिन है, ठीक है, जो कि कौन रिलीज करता है? हमारे जो मोल्ड्स होते हैं फंगस के, वो इनको रिलीज करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं फिर फर्दर एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए। मैंने आपको कहा था कि आप नोटबुक और पेन साथ लेकर बैठें, तो अब ये क्वेश्चन आ गया है जिसमें आपको नोट डाउन करने की नीड है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें दो ऑप्शन है हमारे जो प्रोड्यूस नहीं करते हैं। एस्परजिलस भी प्रोड्यूस करता है और पेनिसिलियम भी करता है, ठीक है, लेकिन जो क्लेविसेप्स और क्लेडोनिया है ये हमारे प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसमें दो ऑप्शंस हैं जो करेक्ट हैं, ठीक है, जिसमें एचटेट ने हमें नंबर दिया था एचपीएससी ने। तो अब क्लेविसेप्स और क्लेडोनिया दो ऐसे हैं जो क्या करते हैं, एफ्लाटॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट, Which one of the following is not part of nerve cell body? अब हमें डायग्राम बेस्ड हमें क्वेश्चन मिला है। अब हमें अगर डायग्राम याद होगा, उसकी लेबलिंग हमें अच्छे से लर्न होगी, तो भी हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमें डायग्राम्स को भी बहुत अच्छे तरीके से हमें कवर अप करना है, ठीक है। तो देखिए, बना लेते हैं डायग्राम। हाँ, कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ग्रीन ले लेते हैं। हाँ, ये हमने बनाया, ये हो गए हमारे डेंड्राइट्स, ये सेलुलर बॉडी थी हमारे इधर, है ना, साइटोप्लाज्म, यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस, ये हमारा एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीट से कवरिंग हो गई है, और इधर हमारे साइनोप्टिक नॉब्स, और ये हमारा एक्सॉन का टर्मिनल है ना। और ठीक है, नाउ ये हमारे डेंड्राइट्स, ये हमारी सेल बॉडी है। नाउ ये पार्ट क्या है हमारा, जो लंबा सा ट्यूबुलर है, दैट इज एक्सॉन। उसके बाद ये आउटर जो कवरिंग है दैट इज माइलिन शीथ, ठीक है। माइलिन शीथ के अंदर क्या होते हैं, स्क्वेन सेल्स। ये क्या है हमारा, टर्मिनल, राइट। तो ये हमारी लेबलिंग है। अब चेक कर लेते हैं, अच्छा यहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं हमारे, मिसल ग्रेन्यूल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं हमारे, मिसल्स ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नाउ चेक करते हैं, नंबर वन ऑप्शन मिसल्स बॉडी, क्या ये हमारी सेल बॉडी है ना? क्या इस सेल बॉडी के अंदर मिसल्स ग्रेन्यूल्स, मिसल्स बॉडी प्रेजेंट है? यस, प्रेजेंट है। सेंट्रियोल, व्हाट इज सेंट्रियोल? सेंट्रियोल होता है जब सेल की डिवीजन होती है, तो सेल के डिवीजन के टाइम पे बायो प्रोडक्ट बनता है, कौन? सेंट्रियोल, ठीक है। तो इसमें इसका कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट इज लिपोक्रोम ग्रेन्यूल्स। लिपोक्रोम ग्रेन्यूल्स भी हमारे यही प्रेजेंट होते हैं सेल बॉडी के अंदर, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये येलोइश ब्राउन कलर के पिगमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, प्लस हम इनको इनका एक क्या रहता है, जब जैसे ही सेल्स हमारी पुरानी होती है, एज होती है, तो एज के साथ में इनका काउंट भी क्या हो जाता है, हमारे यहाँ इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। इसलिए इनका दूसरा नाम भी है एजिंग और वियर एंड टियर सेल्स। ओके, हम इनको और क्या भी बोलते हैं, एजिंग और वियर एंड टियर सेल्स। तो ये भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है माइलिन। माइलिन तो हमें पता ही है, माइलिन की शीट यहाँ पे होती है, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारा, कौन सा पार्ट नहीं है, बताइए, कितना इजी क्वेश्चन था। तो इसके अंदर जो सेंट्रियोल है वो हमारा नर्व सेल बॉडी का पार्ट नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ एल्ब्यूमिन इन ब्लड प्लाज्मा? एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, सबको पता है,
तो इस प्रोटीन का ब्लड प्लाज्मा में क्या रोल है, क्या करता है एल्ब्यूमिन, ठीक है। तो एल्ब्यूमिन का क्या रोल है बच्चों, एल्ब्यूमिन क्या करता है, जो भी हमारा ब्लड है उसके अंदर ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करके रखता है, यानी जितने भी हमारे फ्लूइड्स हैं उसको क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। ये किसका रोल है, हमारे एल्ब्यूमिन का। चेक करते हैं ऑप्शंस। हेल्प्स इन ऑस्मोटिक बैलेंस, नंबर 1 ही हमें आंसर मिल गया, बट हम आगे भी चेक करेंगे। इन्वॉल्व इन सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म, नो, डिफेंस मैकेनिज्म में कौन सा प्रोटीन इस्तेमाल होता है, ग्लोब्यूलिन, सॉरी कौन सा इस्तेमाल होता है, ग्लोब्यूलिन। उसके बाद इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में कौन, हमारे पास टू प्रोटीन्स होते हैं, कौन से, फिब्रिनोजन एंड बताइए फिब्रिन्स, फिब्रिन्स एंड फिब्रिनोजेंस। उसके बाद हेल्प्स इन कैरिंग CO2, कौन, सबको पता है, हीमोग्लोबिन, राइट, HBB हम बोलते थे हीमोग्लोबिन। तो क्या रहा एल्ब्यूमिन का आंसर हमारे पास, हेल्प्स इन ऑस्मोटिक बैलेंस, ओके। क्या करता है, हेल्प्स इन ऑस्मोटिक। कार्टिलेजिनस कॉन्ड्रिकाइटिस फिशेस स्विम कंटिन्यूअसली, क्वेश्चन है, अच्छा ये कैसा क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए आपको नहीं भी आता ना तो आप लॉजिक के साथ इसका आंसर कर सकते हैं। कैसे, कार्टिलेजिनस फिशेस हैं कॉन्ड्रिकाइटिस, वो कंटिन्यू स्विम करती हैं, क्यों, क्वेश्चन है कि जो हमारी कार्टिलेजिनस फिशेस हैं वो कंटिन्यू स्विम करेंगी, वो रुकती नहीं है, रीजन, एक बात बताइए, अगर मैं फिश हूं, ठीक है, सपोज मैं फिश चलो नहीं भी हूं, मैं एक इंसान हूं, अगर मैं अपने हैंड्स को स्विमिंग के टाइम अगर मैं ऐसे से नहीं करूंगी तो क्या होगा, डूबूंगी कि नहीं डूबूंगी, डूबूंगी, सिंक कर जाऊंगी, ठीक है। क्यों कर गई, क्योंकि मेरे पास वो एबिलिटी नहीं थी, मुझे हाथ चलाने ही पड़ेंगे, नहीं तो मैं डूब जाऊंगी। सेम विद द कार्टिलेजिनस फिशेस, कार्टिलेजिनस फिशेस के पास एयर ब्लैडर नहीं होता, क्या नहीं होता, एयर ब्लैडर। अगर इनमें एयर ब्लैडर नहीं है तो क्या होगा, अगर ये कंटिन्यू स्विम नहीं करेंगे तो ये डूब जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ये डूब जाएंगे। तो डूबने से बचने के लिए ये क्या करते हैं, ये कंटिन्यू स्विम करते हैं, ओके। तो आंसर हमारा नंबर 1, टू अवॉइड सिंकिंग। कहां देखने को मिलती है, जैसे हमारी जॉ फिश होती हैं, शार्क्स होती हैं, सब कैसी हैं, हमारी कार्टिलेजिनस फिश है। तो ये एवरी टाइम ये क्या करती है, स्विम करती है, ठीक है। क्वेश्चन इज Which of the following is or are operon? हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा operon है, ठीक है, operon कौन सा है हमें ये बताना है। सो नंबर 1 इज लैक operon, सबको पता है क्या करता है, लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म करता है, कौन हमारा, लैक operon। तो लैक operon तो हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज टीआरपी, टीआरपी क्या है हमारा, ये बैक्टीरिया है जो कि क्या करता है, सॉरी ये क्या है हमारा, बैक्टीरिया है जो कि बायोसिंथेसिस करता है, किसकी, ट्रिप्टोफैन की, किसकी, ट्रिप्टोफैन की बायोसिंथेसिस करता है, कौन हमारा, टीआरपी। एआरए, एआरए वर्ड हमारा कहां से आया है, ये आया है हमारा एल एराबिनोज से, कहां से आया है, एल एराबिनोज से, ठीक है। ये क्या करता है हमारा एल एराबिनोज, ये करता है हमारा जीन सीक्वेंस, किसमें, इकोलाई में, इकोलाई का जो जीन सीक्वेंस होता है उसको ये कंट्रोल करने का काम करता है, कौन हमारा, एल एराबिनोज, ठीक है। साथ ही साथ ये क्या करता है, कंट्रोल करता है शुगर के ब्रेकडाउन को, ठीक है, एल एराबिनोज। तो तीनों ही क्या है हमारे, लैक operon है, तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ओके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो क्वेश्चंस है वो हम कवर अप करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द आए, 1-2 दिन के बाद ही आपको वीडियो मिल जाएगी। एंड आपको वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और किस चीज की आपको तैयारी करनी है, कौन सा टॉपिक की करनी है, ये भी मुझे जरूर बताना कि आपकी नीड क्या है, ठीक है। वैसे पहले तो मैं सारे PYQs ही कवर अप करवाऊंगी, लगभग 2 से 3 साल की जो PYQs रहेंगे वो हम कवर अप करेंगे, उसके बाद हम अपना रिविजन सेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 26 और 27 जुलाई तक हमारी जो प्रिपरेशन है
वो काफी हद तक बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और कंडीशन ये है कि जैसा जैसा मैं करती जा रही हूँ आप उसकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से करते जाएं। और आपको जो ये क्वेश्चन पेपर है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, एस बायो विद अंकिता। प्लीज उसको फॉलो करिएगा और हार्ड कॉपीज निकलवा कर अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को और डिटेल में रीड आउट करिएगा और जो भी डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, टिल देन बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।